बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमरीका ईरान के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बढ़ रही है और इस वक्त दुनिया की मुआशी शहर आबनाए हुर्मुज़ तवज्जो का मरकज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम सिफारती हदें पार करते हुए आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जे करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि ईरान की बहरी नाकाबंदी की जा रही है जो किसी भी बमबारी से ज़्यादा तबाहकुन साबित होगी। उन्होंने खुद को गार्डियन एंजल करार दिया है और ये खबरदार किया है कि अमरीका अब आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर कार्गो जहाज से 20% सिक्योरिटी फीस वसूल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान पर दुनिया भर में शदीद तशवीश का इजहार हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मुखालफत की है, इसे आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान पर रद्दअमल देते हुए ईरानी क़यादत ने दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ था, है और हमेशा रहेगा। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया और अमरीका को खबरदार करते हुए ये कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ किसी अमरीकी दबाव या जंग की धमकी से नहीं खुलेगी। आबनाए हुर्मुज़ में शदीद कशीदगी के बायस नाज़रीन दुनिया भर में तेल की सप्लाई मफलूज हो चुकी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक पर भी पड़ेगा। इसी से मुतालिक आज का पहला बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, खालिद कुयूम साहब, शुमाइला नियाज साहिबा आज के पैनल का हिस्सा है। आप सबको खुशामदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। अब चूँकि कल भी जब हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रखते हैं आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़, ख़ासतौर पर ये जो मुतज़ाद बयानात हैं अमरीका और ईरान के, आज की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप वाकई आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा कर सकते हैं? क्या ये इक़दाम अमरीका ईरान के दरमियान एक नागुज़ीर जंग का सबब हो सकता है? ख़ासतौर पर जो मुआहदा पहले मौजूद है, क्या वो हम समझें कि जंग बंदी का मुआहदा ख़त्म होने की तरफ है? आमिर साहब, प्रोग्राम कर रहे थे और बात भी हो रही थी, तो बात सिंपल सी है कि दोनों अतराफ में इंतहा सख्ती मौजूद है और बेएतबारी तो पहले दिन से मौजूद थी। तो आप इसके अलावा क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें यकीन था कि ये चांदमारी होगी और मुस्तकिल लड़ाई की तरफ शायद ना जाएं। और अब भी सदर ट्रंप का मैं अलग सुबह देख रहा था कि हम बातचीत का रास्ता बन रहा है और शायद हो जाए, वो जैसे बयानात चल रहे होते हैं। लेकिन जितनी तबाही इन्होंने ईरान में इस वक्त कर दी है, जितनी बम्बारमेंट की है, अब ये सोचने का काम है क्योंकि सालिस किस हद तक जा सकते हैं। जब आप दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाएं या गड़बड़ करने के लिए तैयार रहें, कि ना आप एतबार कर रहे हैं कि अगर दो जहाज़ गुजर गए हैं तो आपने समझ लिया कि बस पता नहीं मुस्तकबिल में हमारा टॉल लेने का प्रोग्राम है वो न तबाह हो जाए। और अमेरिका इस बात पे तैयार नहीं है कि नहीं भाई अगर गुजर गए हैं तो आप गुजरने दें। अब जहां लड़ाई पहुंची है तो वो आप फिर दोबारा 27 फरवरी वाली पोजीशन से 28 फरवरी वाली पोजीशन पे आ गए। आबनाए हुर्मुज़ खुली थी, वो बंद हो गई लड़ाई के बाद और मेन उस पर चला गया, एटमी प्रोग्राम पीछे चला गया। और वहाँ से आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आई कि जी जो साबिक सदर है अहमदीनेजाद, वो मोसाद की पेरोल पे थे या उनके एजेंट थे, उनको घर पे नज़रबंद कर दिया। उसके ऊपर हमारे यहाँ भी बड़े बड़े सीनियर रिटायर्ड जनरलों ने लिखा है कि नहीं, ये प्रॉक्सी वार है जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में छपवाई जाती है। CIA जिन लोगों को समझती है कि ये हमारे साथ थे या हमारे साथ डबल गेम की, तो उनकी अनाउंसमेंट्स इस तरीके से कर देते हैं माजी में, बल्कि एक दूसरे के लोगों को मारा भी गया है और कि भाई हमारे साथ थे फिर दूसरी तरफ चले गए। तो ये जो जिस तरीके से ईरान की आला तरीन क़यादत को मारा गया, पिछले जून में उनके जर्नलों को मारा, एटमी साइंसदानों को मारा, इस दफ़ा सुप्रीम लीडर को शहीद किया, उनके साथ बड़ी क़यादत को शहीद किया, फिर लड़ाई हुई और फिर जाके पाकिस्तान ने मेन किरदार अदा किया और बड़े रिस्क लेके हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पे पहुँचते रहे ईरान के अंदर लड़ाई में। सऊदी अरब सब लोगों को, अपने मुल्कों को साथ मिला के काम किया था, जो अब बज़ाहिर ज़ीरो हो गया है। और सदर ट्रंप ने जो कल बयान दिया कि हम 20% ये जगह टैक्स है, टॉल नहीं है, तो उसके जवाब में ईरान बड़ा खुश हुआ कि भाई देखें हमारा हक मान लिया कि यहाँ हुर्मुज़ से गुजरते हुए सलामती को यकीन बनाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, लेकिन 20% ज़्यादा हम कम लेंगे। मतलब ये दुनिया को मैसेज किया गया कि ये आपके ऊपर इजाफी होगा। तो ये लड़ाई जो चल रही है ये सारे अरब ममालिक के लिए बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक लिहाज से उनकी तबाह होने जा रही है। दुनिया का 20% तेल यहाँ से गुजरता है, पाकिस्तान की तो सारी दोनों तरफ से इंपोर्ट, ऑयल वगैरह पेट्रोलियम मसनूआत हैं, फिर एक्सपोर्ट्स हमारी इधर से जो इसी रास्ते से होती हैं। तो वो जितना टैरिफ बढ़ेगा, ये ड्यूटी लगेगी, तो यहाँ डॉलर के ऊपर भी प्रेशर आएगा, डॉलर भी महंगा होगा और पेट्रोलियम की कीमतें, कल मैंने बिल्कुल चलते चलते कहा था कि एक रफ एस्टीमेट 350 रुपये
रुपए लीटर की तरफ जाएगा। अगर ये ड्यूटियां हो जाती हैं कि जी ये बिल्कुल नहीं रही तो फिर आप कैसे कर सकेंगे। लेकिन बात सिंपल सी है कि ये सारी दुनिया के समझने का काम है कि सदर ट्रंप जिस उस नफसियाती कैफियत का शिकार है, तो ईरानी जो पासदारान इनकलाब भी हैं वो भी सेम उसी कैफियत का शिकार हैं। दोनों अपने अपने लोगों में मकबूल होना चाहते हैं। वो नहीं समझते कि भाई वो ये कोई भी उनको कह दे कि पासदारान समझे कि हमारा इनकलाब नाकाम हो रहा है या हमारे खिलाफ लोग खड़े हो जाएं। सदर ट्रंप अपना नवंबर वाला वो देखना चाह रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन है, उनके नज़दीक वो है। इन दोनों को दुनिया की परवाह नहीं है, तो दुनिया को अपनी परवाह करनी चाहिए। अब एक बड़े कैनवस पे मुज़ाकरात होंगे तो बात बनेगी, वरना तो गड़बड़ हो रही है। जी फैसल साहब, वैसे अब ये दोनों की अगर एक अना की जंग है और उसमें पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, अब जिस तरह से आबनाए हुर्मुज़ के मामले को लेकर फ़ीस की वसूली के बयान पर मुखालफत हो रही है, माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप इस तरह से फ़ीस वसूल नहीं कर सकते। पासदारान इनकलाब ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अब ये होगा क्या आने वाले दिनों में? क्या कोई विंडो ओपन रखेंगे मुज़ाकरात की, फिर मामलात मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं, जाने चाहिए? जी फैसल साहब। मुज़ाकरात अब इन दोनों मुल्कों के अवाम को अपना रोल अदा करना पड़ेगा ना। बाकी तो ये लोग सालिसों की बात तो सुनने को तैयार नहीं है। सालिसों की हैसियत जो है ना मैसेंजर की हो गई है। लेकिन जो एक नतीजा खेज या एक मौसर सालिस वो होता है जिसकी बात दोनों फरीक सुने। लेकिन यहाँ सालिस जो है वो सिर्फ एक दूसरे पैगाम रसानी का काम कर पा रहे हैं, वो ऐसा कोई नतीजा खेज किरदार अदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों की अना जो है ना वो कहीं पे कमज़ोर नहीं हो रही। अब सूरत हाल ये है कि जो माहिरीन कह रहे हैं वो इस वक्त बहुत ख़तरनाक इशारे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो तेल का बहरान होगा, वो जो पिछला तेल का बहरान था जंग बंदी से कबल का, वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। क्योंकि जो तेल के हवाले से जो कीमतें बढ़ रही हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन जो इनकी तरसील है उनके खराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब जिसकी वो दो मिसालें, एक तो ये एक आबना हुर्मुज़ पे जो टैक्स की बात की जा रही है, इसको तो अभी एक तरफ रख दें, इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। लेकिन जो इंश्योरेंस है वो पहले 1% होता था ये जो तेल के जहाज़ों के ऊपर, अब वो इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो 10 से 12% कर चुकी हैं, जो मज़ीद 25% और 30% जाने का उसका इम्कान है। उसकी कीमत भी जो है वो आम सारिफ को दुनिया भर में और अदा करनी पड़ेगी। इस तरह और भी जो लॉजिस्टिक जो अखराजात हैं वो बढ़ गए। जो तेल लाने वाले जहाज़ हैं उनके किरायों में भी जो है वो कई गुना इजाफा हो गया, कई गुना ज़्यादा जो है उसको जो है ना इजाफा हो गया। ये एक नए जो है ना मसला है। तो जो आने वाला जो बहरान है वो बहुत ज़्यादा होगा। ये जो जंग है अस्करी जंग, अब ये माशी जंग में जो तब्दील हो गई है, पूरी दुनिया इसकी जो है ना वो लपेट में आ रही है। निकलना कैसे है अब वो तो किसी के पास इसका हल ही नहीं है। अब ये जो कुछ सऊदीया में और उसके इतराफ़ में जो कुछ मामला शुरू हो रहे हैं, ये तो जंग का दायरा कार भी जो है फिर वो जो है ना फैलता चला जाएगा। ये दोनों इस बात को समझने को तैयार नहीं कि जो असल किरदार है इस जंग को शुरू करवाने में, इसको जंग को मज़ीद जो है हवा देने में, वो इसराइल का। क्या उस वक्त भी लोग ये कह रहे थे अगर इस जंग बंदी के माहदे को सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो इसराइल से है, भारत से है। क्योंकि भारत को तो पाकिस्तान की वजह से मुंह की खानी पड़ी, वो आइसोलेशन में चला गया। इसराइल किसी तौर पे भी जो है वो नहीं चाहता था कि ये माहिदा हो। इसराइल किसी तौर पे भी नहीं चाहता कि जो है वो जंग बंद हो। आज भी नेतन्याहू इस जो है खाम ख्याली में कि वो ईरान को जो है वो तबाह कर देगा, अमेरिका जो है वो हावी हो जाएगा। इसराइल की वजह से ट्रंप की और अमेरिकी जो मौजूदा इंतज़ामिया है उसकी इज़्ज़त का जो है वो जनाजा जो निकल गया, उसका वो अपना कोई बयानिया जो है उस पर जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही। अमरीकी अवाम में जो है उसकी मकबूलियत जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो गिर गई। आने वाले इलेक्शन जो है उसके लिए ट्रंप के लिए मुश्किल बने हुए हैं। लेकिन जो नेतन्याहू का खेल है वो बहुत ख़तरनाक है। वो ना अमरीकी इंतज़ामिया मौजूदा ट्रंप साहब समझने को तैयार है, और ना जो है नेतन्याहू इस बात को, तो एक बेरहम और एक शफाक आदमी है, उसको तो मुंह को जो है खून लगा हुआ है। जब लाशें गिरती हैं तो उसको सुकून मिलता है, उसकी एक अपनी एक जो है वो एक जहनियत है। लेकिन ये जो खेल है इसकी कीमत पूरी दुनिया जो है अदा करेगी। या तो पूरी दुनिया जो है वो खड़ी हो जाए कि भाई अब बस बहुत हो गया है, इस तरह दुनिया को नहीं चला सकते, दुनिया इस तरह नहीं चल सकती। लेकिन अब इसका भी जो है वो इम्कान नहीं है। चीन की तरफ से बहरहाल जो है वो बयान तो आया है कि अब ये काम ना करें। अब ये दुनिया को इन दोनों मुल्कों के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। दुनिया को अपनी, अब ये वक्त शायद अगर ये सूरत हाल को हल ना हुआ इन दो मुल्कों के दरमियान, तो फिर शायद दुनिया में कोई नई अस्करी कुव्वत बने
और फिर वो अपनी जो है वो फौजें उतारे और वो जो फिर आपने हुर्मस के रास्ते को जो है ना फिर वो क्लियर कराए, इस पे भी जो है गौर हो रहा है। बहरहाल आने वाले दिन जो है अगर जंग को नहीं रोका गया या जंग फिर किसी नई शक्ल में इख्तियार कर गई तो एक बहुत संगीन नौइयत का जो है ना माशी बुरान आएगा। और इस माशी बुरान की कीमत तो जो देखिए, हम पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसके लोग जब माशी बुरान आता है उसकी कीमत ज्यादा अदा करते हैं। हमारे पास जो पॉलिसी साज है उनकी जो अकल की सतह है वो सबको पता है, लेकिन अब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हम जो है वो जो कीमतें बढ़ेंगी, फिर उसके बाद महंगाई बढ़ेगी और दीगर जो मसाइल पैदा होंगे, हमारे लिए जो है आने वाला वक्त जो है वो बहुत कड़ा और सख्त आने वाला है। अब ये जंग नहीं रुकती तो फिर इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इसके जो असरात हैं वो कहाँ तक जाएंगे। सही, बहरहाल 2-3 दिन इस हवाले से बहुत है। 2-3 दिन ना हमें। इलियास साहब, आपको लगता है ये मुआहदा ख़त्म हो गया है जो अमेरिका ईरान के दरमियान एक जंग बंदी का मुआहदा हुआ था? आप देखिए, मुआहदा वैसे नाम का ही रह गया। अब तो जो मुआहदा एक दूसरे पर इतने ज़्यादा क्या कहते हैं मिसाइलों रॉकेटों के एक दूसरे हमले किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता इससे जो बम्बारमेंट की जा रही है ईरान पर, इसके बाद जो सूरत हाल है टस से बस नहीं हो रहे। दोनों ही चाह रहे हैं कि बिल्कुल अब तो जंग का जो मरकज़ है वो स्ट्रेट हुर्मस ही रह गया है और उस पर जो कब्ज़ा करना चाहते हैं कि दोनों चाहते हैं कि जी कब्ज़ा उनका हो। अब अमेरिका की जानब से इतने जो किया है कि जी वो फ़ीस वसूल करेगा 20%, तो ज़ाहिर है वो ये वक्ती तौर पर जो बढ़के हैं, जो कहा जाता है कि बढ़के मारी जा रही हैं, ये बढ़के मारी जा रही हैं, इस पर कैसे कब्ज़ा करेगा? क्योंकि उसको अपनी फ़ौजें उतारनी पड़ेंगी, अपना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है ईरान का सिस्टम है उस पर तमाम हुर्मस पर, तो वो ज़ाहिर है उसको कंट्रोल नहीं करने देगा। वक्ती तौर पर होगा, लेकिन बाद में फिर इस पर देखें उसमें बारूदी सुरंगें भी बिछाई गई हैं, उनके आर्मी भी उधर डिप्यूट है, फिर उसके बाद नेवी भी उधर कर रही है। तो अमेरिका आएगा तो फिर ये एक समुद्री जंग है जो इसको देखें उस पर किस तरह कब्जा करने के लिए कोशिश करते हैं। दोनों ममालिक नहीं चाहते कि इस टाइम जंग हो, लेकिन इस पर जो मसला है इस पर बहुत बिल्कुल सियासत भी हो रही है इसमें। लेकिन इस जो तमाम जो है इसमें दुनिया भर को जो नुकसान है, उनके स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी कम हो गए थे, तो जाहिर है अब लोगों के पास वो नहीं है। जिस तरह फैसल बता रहे थे कि वो कंडीशन नहीं थी कि अपने उन्होंने रिजर्व यूज़ कर लिया, अब उनको करंट जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस आनी पड़ेंगी। इधर से दूसरी तरफ से देखें, उधर हूती बागियों ने भी जो किया है, कल रात हमला किया है, तो उसकी वजह से भी जो पेट्रोल वगैरह था वो जो दूसरे रूट्स वगैरह से सऊदी अरब सप्लाई कर रहा था, तो अगर उनको उधर भी बंद करते हैं तो ये एक बहरान शिद्दत अख्तियार कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान के लिए भी बड़ा टफ टाइम है इस वक्त कि पाकिस्तान को एक मुज़ाकरात के लिए कर रहा है, तो इधर से भी जो है तमाम तर वो जो हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, तो इनको संभालना, इनको समझाना ये बड़ा अहम है कि अगर नहीं करते तो इससे जो खित्ते में जो सूरत हाल है, आज देखें पाकिस्तान में 6400 पॉइंट जो है वो गिर गए हैं और स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा पेट्रोल की 10% जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है, तो अब तो गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की एडजस्टमेंट की जाए। तो ये जो सूरत हाल है इस पर अमेरिका को भी सोचना चाहिए। अमेरिका खुद नहीं चाहता कि इस जंग को, लेकिन एक है कि अपने अवाम में मकबूलियत अपने मुल्क में बताने के लिए कि वो एक दूसरे को करने के लिए, तो ये टफ टाइम। आपको पता है कि 80 किलोमीटर का ये फासला है, इनकी चौड़ाई है, वो अगर चाहते थे कि यमन वाली साइड पर उस उधर से निकाल दिया जाए, लेकिन उधर से भी ईरान ने नहीं करने दिया, तो ये एक टफ टाइम है। इसमें दोनों ममालिक को बैठ के सोचना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जंग फिर शिद्दत अख्तियार करेगी। सही है, दोनों ममालिक को सोचना पड़ेगा। शुमाइला, आपको क्या लगता है दुनिया क्या किरदार इसमें अदा कर सकती है? पाकिस्तान ने सालसी की जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ, लेकिन एक तरफ तो ट्रंप सराहते हैं पाकिस्तान को, ईरान भी सराहता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बेहतरीन सालसी की और एक बहुत बड़ी जंग रुकी, लेकिन अब ये जो दोबारा सेकेंड फेज़ है इसमें आपको क्या लगता है किस तरह से इसको रोका जा सकता है? देखिए, शुक्रिया दुआ। वैसे पहली बात तो यह है कि ये बेसिकली जहाँ तक समझ में आ रहा है तो ये एक अना की, ये ईगो की जंग जो है ना वो साफ साफ नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने पहले ये समझा कि शायद इजराइल और अमेरिका जो है ना ये गठजोड़ जो है ये आपस में मिलकर लीबिया या शाम या इराक जैसे हालात जो है ना वो ईरान में बना देगा, लेकिन वो उसमें बुरी तरह फिर नाकाम हो गया। अभी आप देखें तो बार बार जो मुज़ाकरात की बात होती है वो अमेरिका की तरफ से होती है, ना कि ईरान की तरफ से।
अच्छा, अभी जो ताज़ा बयान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि जी मैं गार्डियन एंजल हूँ, पहली बात तो यह है कि आप एक तरफ जो है ना वो आप जैसे वो अभी इलियास राना साहब ने बात की कि जी वो भत्ते के मुतरादिफ है या जगह टैक्स है। एक तरफ पता नहीं ये कौन सा फरिश्ता है जो जगह टैक्स ले रहा है, दूसरी जानिब जो है ना वो आप कह रहे हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भी ईरान जो है वो उसने हमेशा कभी भी मुज़ाकरत की बात नहीं की। सो मुज़ाकरत की बात कहीं ना कहीं नहीं बल्कि यकीनी तौर पर अमेरिका जो है ना वो समझता है कि यार मेरे मफाद में ये चीज़ें भी जो ना वो चल नहीं रही, क्योंकि अमेरिकन जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, मतलब हमारी ये तो ये जंग बनती भी नहीं है, तो भी हम इस जंग में कूदे हुए हैं, नुकसान किसका हो रहा है। और अगर ये कब्जा करना, ये सारी चीज़ें करना अगर इतना आसान होता तो शायद अब तक आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा हो भी जाता, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करना एक तरफा तौर पर अमेरिका कर नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका अगर ऐसा कोई बयान देता भी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ ईरान से मसला नहीं बनता, बल्कि उसका फिर दीगर जो ममालिक हैं उसके साथ भी प्रॉब्लमेटिक बहुत सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। और ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि 40 साल का अरसा, ये 40 साल का जो अरसा है बेसिकली मैं बड़े वसूख से ये चीज़ कह सकती हूँ कि ईरान ने इस चीज़ के लिए तैयारी कर रखी थी कि उन्होंने जो माइंस बिछाई हुई हैं, ये जो छोटी कश्तियाँ तैयार की हुई हैं, ये जो उनका जो शाहिद ड्रोन है उसकी कॉपियाँ चल रही हैं, लोग बना रहे हैं उसको, क्योंकि दुनिया हैरान हो चुकी है कि ये ईरान ने जिस तरह की अपनी कारकर्दगी दिखाई है। अच्छा, अभी ये जो मुआहिदा हुआ था बेसिकली उसके ऊपर आप ये भी नहीं कह सकते कि ये मुआहिदा ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं ये प्रेशर डालने के लिए ऑब्वियसली इस्तेमाल किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ऑब्वियसली प्रेशर है, वो चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं जो है ना वो अपनी आवाम को ये बता सकूँ कि ये जो 3-4 महीने से जो मैंने अपने इतने बयानात दिए थे मैंने इसमें से ये हासिल किया है। दूसरी तरफ ईरान भी जो है ना वो अपनी आवाम को कतई तौर पर ये जो है ना वो चीज़ नहीं बता सकता कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। आपने आयतुल्लाह खामनेई का जो जनाजा है वो देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मुत्तहिद होकर निकले हैं। सो इस बुखलाहट के करके भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के मुतज़ाद जो बयानात है वो दे रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मैं जो है ना वो फातह करार पा जाऊँ। लेकिन जिस तरह के वो बयानात दे रहा है वो जाहिर बात है ख्वाब देखना या बयानबाजी करना या ट्वीट्स करना ये बड़ा आसान है। और दूसरा ये कि आबनाए हुर्मुज़ जो है ना उसके कोई ख़ानदान की कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं कि जब दिल चाहेगा तो बोलेगा जी मैं ही इसका मालिक हूँ। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ऑब्वियसली नो डाउट पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। एक तौर पर हम माशी तौर पर तो ऑलरेडी मुस्तहकम तो है नहीं, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी 2 ऐसे ममालिक के लिए हमने जो है ना वो ली हुई है जिनके दरमियान ये जमी हुई बर्फ़ जो कि 40 साल से जमी हुई थी वो पिघलाना मुश्किल ज़रूर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सफारती दरवाजे बंद हो गए हैं तो नहीं, रियल पॉलिटिक के अंदर कुछ चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं वैसी होती नहीं है। पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे दरवाजे जो है ना वो ओपन भी होते हैं, इस तरह के बयानात भी आते हैं ताकि एक दूसरे ममालिक के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्डअप किया जा सके। सही सही जी। खालिद क़य्यूम साहब, अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का चैलेंज है ये कितना बड़ा चैलेंज है आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करने का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त ये जो फेज़ चल रहा है ईरान अमेरिका जंग का, इसका महवर जो है वो आबनाए हुर्मुज़ है और दोनों ममालिक जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ पर जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। और ये जंग आज जो है इस महल्ले में एक मुआशी जंग की हैसियत जो है वो अख्तियार कर चुकी है। और ये भी वाज़ेह है कि दुनिया का कोई मुल्क जो है ये दोबारा ईरान और अमेरिका जंग नहीं चाहता, बल्कि अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी अवाम भी ये जंग नहीं चाहते, ईरान के अंदर जो अवाम है वो भी ये जंग नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद जो है दोनों ममालिक जो हैं वो अपना कंट्रोल हासिल करने के मामले पर जंग कर रहे हैं। लेकिन एक पहलू देखिए इसमें फ़र्क है पहली जंग में और इस मरहले के अंदर कि इस वक्त अमरीकी हमलों का जो है वो बड़े ईरानी शहरों के ऊपर उस तरह हमले नहीं हो रहे, बल्कि जो सहली इलाके हैं ईरान के वहाँ पर जो तनसीबात हैं या बंदरगाहें हैं वहाँ पर जो है वो अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसके असरात जो हैं अब वो बहुत शदीद हैं, ख़ास तौर पर इसके जो मुआशी असरात हैं अब वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और इससे जो तेल की तरसील है बैनुल-अक़वामी और गैस की जो तरसील है, खुराक की जो तरसील है, खाद की जो तरसील है उस पर जो है वो बड़ी तेज़ी से अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना जो है वो 2 करोड़ बैरल तेल जो है उसकी तरसील होती है। और ये ख़ास तौर पर जो एशियाई ममालिक हैं उनका तो ये रूट जो है वो सबसे बड़ा सप्लाई का रूट है। और यहाँ पर जो 84% एशियाई ममालिक का जो आयल है और तवानाई है और गैस है
उसकी सप्लाई जो है, रसद जो है वो इस रूट के जरिए होती है। और इसी वजह से इस जंग के जो असरात हैं वो सबसे ज्यादा एशियाई ममालिक पर पड़ रहे हैं। और चीन का जो 90% आज जो ईरान का तेल है वो चीन खरीदता है, और इसी तरह कोरिया, जापान, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे जो एशियाई ममालिक हैं उन पर इनके जो है इस जंग के बड़े गहरे असरात हो रहे हैं। देखिए आलमी मार्केट में क्या हो रहा है कि एकदम आज जो है जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें 9% तक जो है एक बड़ा जंप आया है, और मजीद ये आगे बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पर आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा असरात जो हैं अब वो मिडल ईस्ट पर आएंगे, एशियाई ममालिक पर आएंगे, पाकिस्तान पर खास तौर पर जो है अब वो आएंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान ने, चीन ने और दूसरे एशियाई ममालिक ने, अरब ममालिक ने इस पर तशवीश का इज़हार किया है, और दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने का जो है पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है। और पाकिस्तान एक बार फिर भरपूर सफारतकारी जो है वो शुरू कर दी है इस जंग को रोकने के लिए और दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए। और अब देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से ये भी मशवरा दिया गया है दोनों ममालिक को कि वो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर जो है वो अपनी कमिटमेंट पूरी करें, अपने वादे पूरे करें। सही बिल्कुल जी। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले सालसी का किरदार अदा किया था, पाकिस्तान अब भी उतना ही संजीदा है और दोनों अफ्रीकैन को याद दहानी कराई गई है। अब दोनों अफ्रीकैन की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि इनकी जंग की वजह से दुनिया सफ़र करती है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या मामला होते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा जो अगला बड़ा सवाल है, आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल चैलेंज बन गई है। हम सवाल के उठाएंगे ये जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, ख़ासतौर पर क्योंकि 27 जुलाई को आम इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सजने में अब सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 17 से 24 जुलाई तक भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया है, लेकिन सियासी गहमा गहमी से पहले अमन अमान बरकरार रखना इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। आज रावला कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में करदम कमेटी और मुसल्ला जत्थों ने मजमू मज़ाइम में नाकामी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में एक रेंजर्स एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। अब इस बिगड़ती सूरत हाल को इंतखाबी अमल के पुरअमन इनकाद को एक बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसकी असल वजह बैड गवर्नेंस है। इसी से मुतल्लिक सवाल शुमाइला आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब ये जो आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल इंतज़ामिया के लिए चैलेंज है, अब इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या इस सिचुएशन में जो करीब 27 जुलाई को इंतखाब होने जा रहे हैं, इलेक्शन मुमकिन है? देखिए, पहली बात तो यह है कि दुआ वैसे इलेक्शंस जो है ना वो होते हुए कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे, और जिस तरह से नहायत अफसोस तक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ये रेंजर एहलकार जो एक शहीद हुआ है और एक ज़ख्मी हो गया है, तो ये तो मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को सबोताज करने के मुतरादिफ आ रहा है। और जिस तरह कि अभी आपने बोला कि जी एक तो लीगी रहनुमा भी जो है ना वो सरेआम ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी ये बैड गवर्नेंस का नतीजा है, तो ऑब्वियसली जब बैड गवर्नेंस होगी आवाम के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान, जब ये खला आएगा तो इस खला को फिर ये कलदम तंजीमें जिसको हैशटैग बना के आप पेश करते हैं, तो फिर वो तो जो है ना वो सर उठाएंगी, ठीक है। तो फिर तो आसपास के जो हालात हैं वो तो आपको ख़राब होते हैं और बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। सो बेसिकली, और दूसरी सबसे जो बड़ी वजह है आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात वाक़त का ख़राब होना, क्योंकि इस तरह की सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ पर सिक्योरिटी का मसला भी चल रहा है, मुसल्ला ग्रुप जो हैं वो भी वहाँ पर निकले हुए हैं, और कलदम तंजीमें जो हैं वो भी जो है ना वो खामखा में सर उठा के बैठी हुई है। तो ऐसे हालात वाक़यात के अंदर बहुत सारे लोगों को बैरूनी ताकतों को भी जो है ना वो अपने हाथ साफ करने का और पतली गली में से निकलने का जो है ना वो मौका मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये कहना कि अगर इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए तो मेरे ख्याल में ये करना शायद उस मुसल्ला ग्रोह के सामने जो है ना वो घुटने टेकने के मुतरादिफ होगा। ये तो साफ साफ यही वाज़ेह पैगाम जाता है कि अगर कोई भी ग्रोह जो है ना वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा तो इलेक्शंस को आप आराम सुकून से सबोताज कर सकते हैं। सो मेरी नज़र में फ़िलहाल चैलेंजेस तो हैं, और दूसरी जो सियासी जमातें हैं ना वो मेरे ख्याल में वो जलती एक आग होती है, उसके ऊपर तेल डालने के मुतरादिफ होते हैं। मतलब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप इस तरह के इश्तियार अंगेज बयानात देते हैं जो कि वहाँ की आवाम को मजीद भड़का देते हैं। तो अमन व अमान की सूरत हाल बजाय ठीक होने के मजीद फ़िलहाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और इलेक्शन अभी ये तो कह सकते हैं कि होंगे, लेकिन उस दिन क्या सूरत हाल होगी ये कहना कबल होगा। ठीक है जी, आमिर साहब। दुआ थोड़ा सा मैं तफसील से करूंगा। जी जी। इस असम्बली ने 4 वज़ीर आज़म देखे, 2 इमरान खान ने लगाए और 2 उनकी रजीम चेंज करके। पहले लगे कयूम नियाज़ी साहब
और जब उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया तो उन्होंने पहली फरमाइश इमरान खान साहब से ये की कि महकमा फूड मैंने अपने पास रखना है। उन्होंने कहा तुम्हें वज़ीर आज़म बना दिया, उन्होंने कहा नहीं, वो पता चला कि कोई फ्लोर मिलों का मसला है। फिर सरदार तनवीर इलियास साहब को इमरान खान साहब ने लगा दिया, फिर निकाले गए, नायल हुए तो अनवारुल हक साहब, वहाँ जो रजीम चेंज हुआ वो खुद एक्शन कमेटी को लेके आए सियासी जमातों के खिलाफ। उनको जो लाने वाले थे उनका नाम बदनाम करके, तो उस वक्त वो जो सियासी जमातों से दूर किया उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, 3 रुपए बिजली कराई शहबाज शरीफ साहब से, आटे का रेट कम कराया, सब कुछ कराया। और फिर उस वक्त फैसल राठौर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से मुज़ाकरात कमेटी के रुकन थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस दफ़ा उनका इशारा मौजूद था और ये दोबारा एक्शन कमेटी आई और वहां पे ऐसे वाकयात हुए जिससे अब वो फंस के बैठ गए हैं। और जो कुछ उनकी ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं, जो वो रेंजर्स को शहीद कर रहे हैं, कभी पुलिस एहलकारों को, आने जाने वालों को चेक कर रहे हैं, खुराक की किल्लत कराई है, जो सियासी जमातों को ख़राब करने का एक प्लान बनाया गया। जैसे जो शाह गुलाम कादिर हैं, बड़े सीजन सियासतदान हैं PMLN के, उनके एक ऐसी जगह पे हमला कराया गया जहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन बट्टे शट्टे लगवा के तासुर दिया गया। और ये 2-3 दफा वाकयात मुसलसल हो चुके हैं और वो मशीनरी सारी पीपल्स पार्टी की बैठी है, क्योंकि वज़ीर आज़म वही है, बेशक इलेक्शन कमीशन बैठा है। और ये एतराज़ात PMLN ने बड़ी आला सतह पे उठाए हैं। वो इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकातें हो रही हैं, बात हो रही है, कैंपेन शुरू हो रही है। नवाज शरीफ 19 तारीख को मीरपुर जा रहे हैं, बिलावल पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं वहां पे। तो ये मसला ऐसा नहीं है, सियासी जमातों को दूर करके आप कहीं पे भी नताइज अच्छे हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल सियासी जमातें डटी हुई हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज भी जो MQM की क़यादत की राना कासिम नून के साथ मुलाकात हुई है, वहां पे भी बताया गया चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्शन होंगे, इससे रोकने का मतलब है कश्मीर काज को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सियासी जमातें अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं जब इलेक्शन उरूज पे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मामलात को बातचीत के जरिए, बहरहाल कलअदम कमेटी के साथ तो वही कुछ हो रहा है इस वक्त जो नवाज शरीफ ने 2014 में इमरान खान के धरने के साथ कहा था कि फिर बैठे रहो, तो अब उनको भी बिठा दिया गया है, चेकिंग पूरी हो रही है, वीडियो भी हो रही है। देखिए अब इलेक्शन कैंपेन के रंग आ रहे हैं। जी सही है फैसल साहब। देखिए इलेक्शन होना या नहीं होना तो एक सानवी मामला है ना, कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन तो 2024 में 8 फरवरी को भी हुए थे। बात यह है कि उस इलेक्शन में अवाम की शमूलियत कितनी होगी, उस इलेक्शन में का जो इंतखाबी माहौल है उसमें आम आदमी की कितनी जो है इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आती है। वहाँ पे जो इलेक्शन जो लोग लड़ रहे हैं वो तो खौफजदा होके उन इलाकों में नहीं जा पा रहे, अपने हलकों में नहीं जा पा रहे। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। तो पहले तो बेहतर ये होगा कि वहाँ पे इलेक्शन का माहौल जो है ना वो बनाया जाए। उस इलेक्शन के माहौल का जो पहला नुक्ता है कि वहाँ जो सूरत हाल को जो कंट्रोल किया जाए। वहाँ की सूरत हाल तो इस वक्त जो है वो कंट्रोल में नहीं है। ऐसे हालात में वहाँ कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो चला सकती है। ऐसे हालात में कौन सा उम्मीदवार जो है वो जो खौफजदा हुआ है, डरा हुआ है, वो देख रहा है कि उसका मोहल्ला उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। और जो हालात हैं वहाँ पे सबके सामने, तो पहले तो आप वहाँ के हालात को दुरुस्त बनाए ना। जब तक वहाँ के आप हालात को दुरुस्त नहीं करेंगे तो इलेक्शन तो होने से पहले ही जो है वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन हो चुके हैं, बन चुके हैं मुतनाज़ा इलेक्शन। अगर आपने ये अपना 2024 में जो कुछ हुआ था वही कुछ करना है तो उसका फिर अपग्रेडेड वर्जन होगा, वो बहुत उससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन होगा। क्योंकि उस वक्त बराबर 2024 में पाकिस्तान के हालात तो नॉर्मल थे, लोग वोट डालने भी बड़ी तादाद में निकले थे। लोगों के वोट जो है वो चोरी हो गए, गायब हो गए, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन लोगों ने वोट तो अपना डाला था। तो वहाँ पे जो है तो उसको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि बैठकर मसले को हल कर लिया जाए, अपना जो है वो मजाक ना बनाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन में और कश्मीर के इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। कश्मीर के इलेक्शन में अगर मसाइल पैदा हुए तो उसका आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होगा। इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है, जज्बात से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर आपने इस मसले का कोई मुनासिब पुरअमन हल नहीं निकाला, वहाँ के हालात को बेहतर नहीं किया, तो वो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे वो और किस तरह होंगे, ये सब जो है ना वो एक सानवी मामला हो जाएगा। अगर रिजल्ट इशू करना है तो वो रिजल्ट इशू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी। 2024 में भी हो गया था। बिल्कुल अमन अमान की सूरत हाल अब चैलेंज क्यों बन गई है, ज़ाहिर है इस पर भी हम बात करें। अभी क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, अब आज़ाद कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल को इंतखाबात से पहले कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इनको सबको पता है कि इंतखाबात आ रहे हैं तो इस सूरत हाल पर उनकी जो शराइत मानी
मांगे, जो नुकात थे वो सारे माने गए थे, उनकी तमाम जो जो ज़रूरत थी, जो कलदम कमेटी है उसके मेंबरान से उनसे तमाम मुज़ाकरात हुए। लेकिन उसके लिए जब पिछली दफ़ा जब एहतजाज किया था, इस मसले को रोकने के लिए चाहिए थे कि गवर्नमेंट को चाहिए था तमाम सियासी जमातों को उठा के इनके मुज़ाकरात वगैरह करते ताकि मुज़ाकरात करके इनके मसले को हल निकालते। इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन अब जो इशू है बिल्कुल बड़ा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी मसला है कि इलेक्शन के जो है इसको संजीदा लेना चाहिए, उनको भी चाहिए कि जो लोग हैं उनको आवाम को चाहिए कि संजीदा लें और जाके अपना मुंतखब करके अपने अरकान को लेके आएँ और अपने मुतालबात को करें। लेकिन इसके लिए तमाम सियासी जमातों को जब से अब जो जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन चलाने, इनको बैठ के अब पहले संजीदगी से सोचना चाहिए। अपने वोटर्स वगैरह को, अपने लीडरों को, मुकामी लीडरों को चाहिए कि उन जाके अपने जो मेंबरान हैं, अपने वोटर्स हैं, उनको समझाएं ताकि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो सही तरह के। और गवर्नमेंट को अपना जो था कि पहले जो चाहिए था कि इसके लिए सख्त जो इकदाम किए गए थे, तो तमाम शराइत जो मानी गई बिजली के बिल के, आटे की फराहमी के लिए, बाकी जो थे जो एक आधी थी वो उसके लिए इंतखाबात वगैरह जो हो रहे हैं तो उसके बाद ये हल किए जा सकते थे मसला। तो इस मसले के इतना संजीदगी से नहीं लेना, संजीदगी से लेना चाहिए था। गवर्नमेंट ने संजीदगी से नहीं लिया, ना कुछ इसमें वो इकदाम किए जो करने चाहिए थे, क्योंकि ये आज से एकदम से नहीं हो रहा, ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। ये मामला जो बिगड़ रहे थे पहले भी, इससे पहले भी एहतजाज हुआ 1-2 साल पहले, तब भी गवर्नमेंट को चाहिए था कि बातचीत करके मसला अगर हल कर दिए तो पहले ही उनके बातचीत जब खतरा भांप के पहले ही कर देना चाहिए था। ये तो इनको चाहिए था, ये गवर्नमेंट की सारी जिम्मेदारी है। अब भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए था, कितने दिन पहले चाहिए था कि तमाम सियासी जमातों को बुला के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के मसले को हल करते मामलात को कि आगे मुस्तकबिल में किस तरह चलना है, इलेक्शन में क्या करना है। तो अब ये ठीक है, अब इलेक्शन पुरअमन तरीके से करवाने चाहिए ताकि जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके, वरना टर्नओवर कम होगा तो मसाइल होंगे, फिर मसले पैदा होंगे। जी खालिद क़य्यूम साहब, क्या अमन बहाल करने में कामयाब होगी इंतज़ामिया 27 जुलाई से पहले? और ये जो इस वक्त अफरा तफरी की सिचुएशन है, खुद मतलब कहा भी जा रहा है कि बैड गवर्नेंस है या फिर बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है बाज़ इलाकों में, क्या इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा या इंतखाब मुलतवी भी हो सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो आज़ाद कश्मीर में जो हालिया कशीदगी है, ये कशीदगी और अमन व अमान की सूरत हाल इलेक्शन के अमल के दौरान, इंतहाबी अमल के दौरान और इलेक्शन डे के हवाले से जो अमन व अमान की सूरत हाल होगी, ये जो है बज़ाहिर एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज इस हवाले से नज़र आ रहा है। और इसके साथ ख़ास तौर पर जो है ये भी बड़ा अहम होगा कि इन इंतखाबात में इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के नताइज में टर्नआउट क्या होता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन के हवाले से इंतहाई अहम है। और इसके बाद जो है अभी तक की जो इंतहाबी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है वो उम्मीदवार खुलकर उस तरह जलसे करते हुए नज़र नहीं आते। उम्मीदवार तमाम पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो दबाव का शिकार जो है वहाँ पर नज़र आते हैं। और इसके साथ अब देखना होगा कि 17 जुलाई से 24 जुलाई तक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंतहाबी जलसे करने जा रहे हैं। और उसके साथ मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ भी 19 जुलाई को आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। अब देखना है कि इनके जो जलसे होंगे, इनकी वहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन होगी, अब वो क्या रुख अख्तियार करती है। और वहाँ पर जो है दोनों जमातों की, बड़ी जमातें जो हैं, इनकी क़यादत जो है वो कश्मीर की इस कशीदा सूरत हाल के अंदर जो है वो क्या बयानियाँ लेकर जो है वहाँ ठीक है। खालिद साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त ख़त्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।